बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो 12 टेबल्स ऑफ रोमन लॉ के हवाले से है। रोमन लॉ, जब हम रिटन लॉज की बात करते हैं तो उसमें जो ओल्डेस्ट लॉज हमें मिलते हैं, उन ओल्डेस्ट लॉज में से एक लॉ कौन सा है? हमारा रोमन लॉ। और अगर हम रोमन लॉ के हवाले से कहें तो इस्लामिक लॉ पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन या ऑब्जेक्शन लगाया गया है वो क्या है? वो यही है कि जी इस्लामिक लॉ बेसिकली रोमन लॉ से इन्फ्लुएंस्ड है या डेवलप्ड है। जब हम आगे फ्यूचर में चल के थ्योरेटिकल इसको पढ़ें, क्योंकि होता क्या है कि 450 BC ये वो टाइम है। अब ये 450 BC का मतलब क्या है? आज हमारा साल कौन सा है? 2023 है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक लेवल हमने रखा BC और उसके बाद AD। इस ज़ीरो से पहले जब हम चले गए तो ये सारा क्या है? बिफोर क्रिस्ट। तो 450 BC का मतलब क्या है कि 2000 साल ये और 450 साल ये, तकरीबन 2500 साल पहले इस्लाम कहाँ पे आया है? इस्लाम की जो टाइम लाइन है वो 571 AD में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पर नज़ूल, और ऑलमोस्ट जो इस्लाम का उरूज है वो कब है? 600 AD। तो ये इस्लाम से कितना अरसा पहले है? 600 साल ये और 450 साल ये। इस्लाम से कोई 1000 साल पहले की बात है। लिहाजा जब इस्लामिक लॉज आए और पूरी दुनिया पे वो फैले तो एक ऑब्जेक्शन लगा कि नहीं जी, इस्लाम का तो अपना कानून कोई नहीं है, ये तो जो रोमन्स का लॉ था, इनफैक्ट इस्लाम ने क्या किया है, उसको अडप्ट कर लिया है। ना सिर्फ इस्लामिक लॉ के ऊपर बल्कि पूरी दुनिया के जो कवानीन हैं उनके हवाले से ये कहा जाता है कि ये रोमन लॉ, क्योंकि इससे पहले हमारे पास कोई बाकायदा रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। आज हम कहते हैं ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, लिखा हुआ है या नहीं है? रिटन है ना, किताबों की शक्ल में मौजूद है कि नहीं है? जो लोग जब से ये दुनिया बनी है उनके कोई ना कोई कवानीन तो होंगे, कहीं ना कहीं लिखे तो गए होंगे, लेकिन वो महफूज ना रह सके, डिस्ट्रॉय हो गए, वक्त के साथ साथ उनका वजूद ना रहा। जिन चीज़ों का वजूद रहा वो बेसिकली हमें किस शक्ल में नज़र आए? 12 टेबल्स। ये 12 टेबल जैसे हम अपने मुल्क का कानून आजकल किस में लिख के सेव करते हैं? किताबों में सेव करते हैं ना, ऑनलाइन सेव कर ले। तब क्या कंप्यूटर था? नहीं। तब क्या किताबें थी? नहीं। तब लोग अपनी राइटिंग्स को सेव कैसे रखते थे? ओल्ड प्रिमिटिव दौर में कैसे रखते थे? पत्थर के कतबे ले लिए, उसके ऊपर क्या कर दी? कोई ना कोई चीज़ इनग्रेव कर दी। तो अगर वो किसी और ज़रिए से लिखते थे, जैसे हमने पढ़ा कि लोग पहले जनाब दरख्तों के पत्तों पर लिखते थे या जानवरों की खालों पर लिखते थे। अब जानवर की खाल पे लिखी हुई चीज़ या दरख्त के पत्तों पर लिखी हुई चीज़ वो ज़्यादा देर तो महफूज नहीं रह सकती, उसने तो वक्त के साथ साथ डेफिनेटली ख़राब होना है। हाँ, अगर कोई चीज़ पत्थर पे किसी ने उसमें इनग्रेव कर दी थी तो उसकी लाइफ डेफिनेटली क्या होगी? ज़्यादा। तो जो ये 12 टेबल्स हैं बेसिकली ये क्या है कि जो रोमन लॉ है उसको उस वक्त उन लोगों ने 12 टेबल्स, 12 कतबों के ऊपर इंस्क्राइब किया, लिखा, उसको इनग्रेव कर दिया। और आज जब हमने वो चीज़ देखी तो हमें पता चला कि रोमन्स का कानून किस तरह का था। तो बेसिकली ये जो 12 टेबल्स हैं ये वो 12 कतबे कह लें, 12 सफ़े कह लें, या 12 प्रिंसिपल्स कह लें। 12 प्रिंसिपल्स जो उस वक्त रोमन दौर में थे। जैसे आज हम कहते हैं जी हमारा सिविल प्रोसीजर है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर है, ये हमारा फैमिली प्रोसीजर है, वहाँ पर ये सारे प्रोसीजर्स 12 पॉइंट्स की सूरत में दिए गए थे, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं? 12 टेबल्स ऑफ रोमन लॉ। तो बेसिकली ये 12 टेबल्स क्या है? रोमन अम्पायर के जो कवानीन हैं जिनको बाकायदा तौर पर महफूज किया गया था वो क्या है? 12 टेबल्स हैं। रोमन सिविलाइजेशन टुक रूट एज अर्ली एज 100 BC and tradition maintained that the Roman Republic was born in 509 BC. Ancient Roman law, however, existed long before the founding of the Republic. Roman law was cumulative and consisted of principles handed down and cultivated by hundreds of years of customary dealing. The principles in the resulting code have remained the bedrock of modern legal system. जो आज आप सिंपल ये मुझे बताएं, आज हमारे मुल्क में सिविल अदालतें हैं या नहीं हैं? हैं। क्रिमिनल कोर्ट्स हैं या नहीं हैं? हैं। फैमिली कोर्ट्स। यही ऐसा ही स्ट्रक्चर, ऐसा ही सिस्टम कुछ चेंजेस के साथ हमें कहाँ पे नज़र आता है?
रोमन्स के दौर में। तो हम इसलिए कहते हैं कि जो हमारा मॉडर्न प्रेजेंट डे लीगल सिस्टम है, इनफैक्ट ये कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है या कहाँ से डेवलप किया गया है, ये रोमन लॉ से किया गया, क्योंकि उसकी जो रूट्स हैं वो कहाँ पर हैं, वो रोमन लॉ में। रोमन लॉ क्या है, हमें कहाँ से पता चला, 12 टेबल से। जब हमने देखा कि हमारा मौजूदा सिस्टम और 12 टेबल का जो सिस्टम है वो ऑलमोस्ट क्या है, एक जैसा, तो तब हमने कहा कि जो हमारा सिस्टम है ये रोमन लॉ से क्या हुआ है, डेवलप हुआ है, वहाँ से ये चीज़ बनी है। अब अगर हम इसकी बात करें कि कौन कौन से इसमें टेबल हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, तो पहले आप सिर्फ 12 के 12 जो टेबल्स हैं उसके आप लिखें कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी, एक लिस्ट इसमें लिख लें। फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इनमें क्या क्या हुआ था और कौन कौन सी चीज़ थी जो इनमें प्रोवाइड की गई थी। तो 12 टेबल्स, अब सिर्फ इतना बैकग्राउंड पता चल गया ये 12 टेबल क्या था। दर हकीकत इतना आपको पता होना चाहिए कि ये 12 टेबल रोमन लॉ को जो सेव किया गया, रोमन लॉ के जो बेसिक प्रिंसिपल थे वो इन 12 टेबल्स में लिखे गए थे। कौन कौन से जनाब इसमें टेबल्स हैं, क्या क्या इसमें डिटेल प्रोवाइड की गई थी और कौन सी चीज़ किसके साथ डील करती है। जो टेबल 1 है इसका, ये प्रोसीजर फॉर कोर्ट्स एंड ट्रायल्स। जो हमारे पास टेबल 1 है इसमें प्रोसीजर ऑफ कोर्ट्स एंड ट्रायल्स। देखें, आज अगर आप हमारे मुल्क में कभी भी किसी सिस्टम को देखें तो सबसे पहले सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर हमें ये बताता है कि हमारी अदालतें किस तरह चलनी हैं, निज़ाम कैसे चलना है। तो वहाँ पर ये चीज़ें टेबल नंबर 1 में मौजूद थी। टेबल 1 क्या कहता है, इफ़ अ मैन was summoned to court he had to go, if he did not then a witness would be called to confirm that he did not come, thereafter he could be seized and brought to court by force। आज भी ऐसा नहीं होता कि जब हमने किसी शख्स को बुलाना हो उसको नोटिस करते हैं, अगर वो नहीं आता तो हमें बताया जाता है जी वो बंदा जानबूझकर अदालत में नहीं आना चाहता, तो क्या किया जाता है, इस सूरत में उसको एक नोटिस में भी नहीं आता तो फिर ज़बरदस्ती पुलिस के ज़रिए से, वारंट के ज़रिए से हम उसको क्या करते हैं, अदालत में बुला लेते हैं। तो ये चीज़ें कहाँ पर थी, वहाँ पर भी सेम ऐसा ही प्रोसीजर था। तो बेसिकली टेबल 1 में क्या है, जो हमारे यहाँ प्रोसीजर है कि जी किसी बंदे को बुलाना तो कैसे बुलाना है, पहले समन करना है, फिर नहीं आया तो अरेस्ट वारंट के ज़रिए से उसको उठा लें, फिर भी नहीं आता तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दें, सेल कर दें। अब ये सारी बातें कहाँ पर लिखी हुई नज़र आ रही हैं हमें, टेबल्स के अंदर। तो टेबल नंबर 1 क्या बता रहा है, प्रोसीजर बता रहा है कि अदालतों का प्रोसीजर क्या होगा कि जी अगर किसी के ख़िलाफ़ मुकदमा हो जाए और आप उसको कॉल करें और वो ना आए तो फिर आप उसको कैसे उठाएंगे, बाय फोर्स आप उसको उठाएंगे। तो आजकल हम उसको वारंट कहते हैं, तब पुलिस और वारंट के अल्फाज नहीं थे, तब हमने कहा बाई फोर्स उसको उठाएंगे। इफ़ एज ऑफ इन्फर्मिटी वाज प्रिवेंटिंग द समन पर्सन फ्राम कमिंग टू कोर्ट देन ट्रांसपोर्ट वाज टू बी प्रोवाइडेड। कहता अगर वो ज़ईफ़ है, बूढ़ा है, अब आजकल के दौर में तो गाड़ियाँ हैं ना, अब उस दौर की बात करें, कब की बात कर रहे हैं, 450 BC, उसकी उससे पहले की बात। तब कहाँ पे ट्रांसपोर्ट के हर बंदे के पास थी, नहीं थी। तो फिर जो अदालत थी वो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करती कि जी उसको ले आएँ ताकि उसका यहाँ पर आना ज़रूरी है। उसके अलावा क्या है, द समन्ड पर्सन कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एडवोकेट। क्या अब ऐसा होता है या नहीं होता, लोग अपने वकील रखते हैं कि नहीं रखते। कंसेप्ट कहाँ से आ रहा है, कंसेप्ट आ रहा है यहाँ से कि अगर कोई बंदा चाहे कि उसको कोई भी शख्स रिप्रेजेंट करे तो उसके पास राइट टू रिप्रेजेंटेशन था। तो ये सारी बातें तो आजकल के दौर की हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो मॉडर्न सिस्टम है इट इज़ बेस्ड अपॉन द रोमन सिस्टम, क्योंकि जो बातें यहाँ पर आज हम देखते हैं वो बातें हमें वहाँ पर भी नज़र आती हैं। टेबल 2 किसके साथ डील करता है, वो ट्रायल्स कंटिन्यूड है। क्या मतलब, कुछ ट्रायल्स के हवाले से जो बातें हैं वो कहाँ पर हैं, टेबल 1 में, और कुछ बातें किस में हैं, ट्रायल्स के हवाले से टेबल 2 में। ट्रायल कंटिन्यूड का मतलब ये है कि यही प्रोविज़न जो आगे हम पढ़ रहे थे वो इस टेबल 2 में है। क्या है जी, If a serious disease or an important religious duty or affairs of state prevented either the summoned or his advocate to attend, then his case was to be deferred to a more suitable date। आज भी ऐसा होता है, अगर किसी बीमारी की वजह से, किसी सरकारी ड्यूटी की वजह से, किसी और वजह से कोई शख्स अदालत में पेश ना हो सके तो क्या किया जाता है, हम अगली तारीख पे मामले को ले जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही सेम चीज़ कही जा रही है कि जी ट्रायल के दौरान, मुकदमे के दौरान अगर कोई शख्स पेश ना हो तो उसको कहाँ पर किया जाएगा, वेरी नेक्स्ट डे पर उसको जो मुकदमा है, उसकी जो हेयरिंग है, उसको, इसके लिए हम लफ्ज़ कानून में क्या यूज़ करते हैं, आप वो सुनते ना, तारीख पे तारीख जज साहब, तो उसको कानून क्या कहते हैं, हेयरिंग को क्या करना, एडजर्न करना। क्या करना, एडजर्न करना, तारीख पे तारीख देना, मुलतवी करना, एडजर्न करना। तो
तो यहाँ पर भी यही था कि अगर सेम डे पे कोई बंदा ना आ सकता तो हेयरिंग को क्या कर दिया जाता था, एडजर्न किसी भी आगे फ्यूचर डेट के लिए। टेबल 3 किस चीज़ के हवाले से है, डेट्स के हवाले से था। अब हमारे यहाँ मुझे ये बताएं कि डेट्स के हवाले से, डेट्स क्या होते हैं, कर्जे, ठीक है। अब डेट्स का कानून है या नहीं, आपको पता है कोई थोड़ा बहुत डेट्स का कानून क्या है, कर्ज़ों का कानून क्या है। अगर आप किसी के साथ पैसों का लेन देन कर लें तो उसमें हमारे पास होता है प्रोमिसरी नोट, एक होता है। प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या होता है, मैं आपसे कोई पैसे लूँ तो पहला सवाल आपका क्या होगा कि सर आप वापस करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं कहूँगा जी बिल्कुल करूँगा। अब आपको कोई ज़मानत चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए। अब तो चेक शेक आ गए हैं ना, पहले चेक नहीं होते थे, पहले होते थे प्रोमिसरी नोट। एक डॉक्यूमेंट अदालत से मिलता था, उसके ऊपर हम दस्तखत करते थे कि मैंने इससे इतने पैसे ले लिए हैं और मैं इसको फ़लाँ टाइम पर इतने पैसे वापस कर दूँगा। तो कर्ज़ों का असूल था, अगर वो बंदा पैसे वापस ना करता तो सिविल प्रोसीजर कहता है जी आप उसके ख़िलाफ़ रिकवरी का दावा कर दें। आगे चल के हम पढ़ेंगे आर्डर 37 का दावा होता है रिकवरी का। ये आजकल का कानून मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब हमने देखना है कि वहाँ पे क्या कानून था। आजकल के कानून में क्या है कि कोई किसी के पैसे लेके वापस ना करे तो उसके ऊपर दावा किया जाएगा, दावों में भी पैसे ना करे उसको पकड़ के जेल में डालो, जब तक ये पैसे ना करे उसकी जायदाद बेचो, ये करो। ये कब का कानून है, आज का। अब देखते हैं कि टेबल 3 ने जो कानून बताया था क्या वो ऐसा था या इससे क्या था, हट के था। टेबल 3 क्या कहता है जी, टेबल 3 हमें जो कानून बताता है इस चीज़ के हवाले से वो क्या है, वो कहता है कि जनाब अगर कोई बंदा डिफ्रॉड करे अनदर बाय नॉट रिटर्निंग व्हाट वाज गिवन टू हिम फॉर सेफ कीपिंग ही वुड हैव टू पे ट्वाइस द अमाउंट इन पेनल्टी। अब समझ आ गई क्या असूल था। अगर आप किसी को इमानत के तौर पर कुछ रकम देते या कर्ज देते और अगर वो पे ना करता, फ्रॉड करता, मामला अदालत में आता तो उसको कितना अमाउंट देना पड़ता, डबल। कि आप एक तो वो जो असल और एक दूसरा जो आपने क्या की है, बेईमानी। तो क्या अब जुर्माने लगते हैं, अब भी जुर्माने लगते हैं, अब भी पेनल्टीज़, हाँ डबल नहीं लगती बट पेनल्टी लगती ज़रूर है। फिर क्या हुआ, डबल पे करना है। देयर वाज नाउ अ मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट द, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या कर दिया 10%। आज रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि नहीं होता, होता है। अगर आप किसी से पैसे लेकर वापस ना करें तो अदालत में मुकदमा करें तो अदालत आपको असल अमाउंट भी लेकर देती है और साथ उसमें क्या लेकर देती है आपको, उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 10% ही होता है। वहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10%। तो जो आज हम रिकवरी की डेट्स की बात करें वहाँ पर भी वैसे ही है कि अगर कोई बंदा पैसे लेकर ना देता तो उसको क्या होती थी, डबल पेनल्टी। और जनरल रिकवरी पे कितना परसेंट इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ता था, 10% उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। तो मतलब जो ये टेबल्स में क्या लिखा जा रहा है, ये रोमन्स का कानून लिखा जा रहा है कि किस तरह किस कानून को लोग फॉलो, ये उस वक्त का कानून है और आज का कानून उस कानून से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। टेबल 4 में क्या था जनाब, टेबल 4 में था राइट्स ऑफ फादर ओवर फैमिली। टेबल 4 है जनाब, टेबल 4 में क्या है, राइट्स ऑफ फादर। मुझे अब ये बताएं आजकल कोई ऐसा सिस्टम है राइट्स ऑफ फादर का, नहीं है। बाप अगर अपनी ज़िंदगी में जायदाद को जैसे डिस्पोज ऑफ करना चाहे कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता है। मरने के बाद वसीयत में उसके ऊपर क्या हो जाएगी, थोड़ी सी पाबंदी लग जाएगी। वसीयत में वो कितनी किस तरह ट्रांसफ़र करेगा, 1/3 ट्रांसफ़र करेगा। अब वहाँ पे क्या कवानीन था, कोई जो फादर्स के राइट हैं वहाँ पर क्या था, अ फादर हैड द राइट ऑफ लाइफ एंड डेथ ओवर हिज चिल्ड्रन। ये आज नहीं है। क्या कोई बाप अपने बेटे को कत्ल कर सकता है, नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ पर था ये कानून, थोड़ा सा क्या हुआ, चेंज हुआ कि राइट ऑफ फादर्स में क्या था कि जो बाप था उसको अपने बेटे की लाइफ और डेथ पे क्या था, यानी कि अगर बाप अपने बेटे को मार देता तो कोई उसको कुछ नहीं कह सकता था कि इसने पैदा किया, इसने मार दिया, किस्सा क्या है, ख़त्म। आजकल ये जुर्म है, उस वक्त ये जुर्म नहीं था। उसके बाद इसमें फर्दर क्या है कि however he sell the son 3 times then the son should be free of his bond of authority. A father was so right to kill his deformed child. A child born within 10 months after the date of the man is to be considered his rightful heir. एक तो उसने कहा कि अगर कोई डिफॉर्म्ड चाइल्ड है, अब हमारा कानून अभी भी इसकी इजाज़त नहीं देता क्योंकि हमें इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं। डिफॉर्म्ड चाइल्ड कौन से होते हैं, जो पैदाइशी माजूर होते हैं। जो बच्चा पैदाइशी माजूर होता है वो सारी ज़िंदगी क्या रहता है, माजूर ही रहता है और वो बोझ के तौर पे। तो वहाँ पे बाप को हक था कि अगर उसका कोई माजूर बच्चा पैदा हो तो उसको क्या कर सकता था, बगैर किसी से पूछे उसको मारने का हक था। उसको था कि जनाब मार दे, कोई उसको पूछने वाला नहीं था। कि अगर वो कोई भी ऐसा राइट अपना एक्सरसाइज कर लेता अपने किसी बच्चे की ज़िंदगी के हवाले से। फिर अगला था कि उस वक्त तो अलाउड था, लोग अपने बच्चों को बेच सकते थे।
अगर कोई बाप अपने बच्चे को बेचता तो 3 टाइम तक वो बेच सकता था। अगर 3 बार हो जाते और बच्चा फिर भी उससे आज़ादी हासिल कर लेता या वापस आ जाता, फिर वो बच्चा अपने बाप से क्या हो जाता, आज़ाद। लेकिन इतने तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमने मेन चीज़ सिर्फ ये जहन में रखनी है कि जो टेबल 4 ऑफ रोमन लॉ है डील्स विद द राइट्स ऑफ फादर्स। डिफरेंट राइट्स ऑफ फादर्स हैव बीन डिस्कस्ड इन टेबल 4। अ फादर हैज़ द राइट ओवर द लाइफ एंड डेथ ऑफ हिज सन। किस्सा ख़त्म। शॉर्ट से शॉर्ट हमने उसको क्या करना है, टू द पॉइंट लेकर आना है, शॉर्ट से शॉर्ट इस चीज़ को हमने मूव करना है। आगे हैं जनाब टेबल 5 में क्या था, जो इसमें टेबल 5 है हमारा। टेबल 5 में क्या चीज़ डिस्कस की गई है, टेबल 5 था बेसिकली लीगल गार्डियनशिप एंड इनहेरिटेंस लॉज। लीगल गार्डियनशिप है और इनहेरिटेंस लॉज है। आप सिर्फ इतना भी अगर उसको लिख कर एक्सप्लेन कर दें कि जो टेबल 5 है डील्स विद 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। कौन कौन से 2 डिफरेंट सब्जेक्ट है जनाब, 1 अपॉइंटमेंट ऑफ द गार्डियन एंड द अदर वन इज़ अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस, तो बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप तफसील देना चाहें तो भी दे सकते हैं। गार्डियनशिप क्या है कि बच्चे के ऊपर माँ का हक है, बाप का हक है, किसका हक है। और उसके बाद जो दूसरी इसमें चीज़ है क्या, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के ऊपर किसका हक है, वरासत। हम कहते हैं जी बेटे को पूरी मिलेगी, बेटी को कितनी मिलेगी, आधी। तब क्या कानून था, ये सारी बातें किसमें डिस्कस की गई थी, टेबल 5 के अंदर। टेबल 5 में क्या था जनाब, टेबल 5 कहता था फीमेल वाज टू रिमेन अंडर द गार्डियनशिप ऑफ अ मैन इररिस्पेक्टिव ऑफ हर एज। आज हमने इस कानून को ख़त्म कर दिया। हमने कहा 18 साल तक कोई भी जो फीमेल है वो गार्डियनशिप में रहेगी। 18 साल के बाद क्या होगा, वो अपनी मर्ज़ी से अगर कुछ भी करना चाहे तो वो कर सकती है, इवन उसका बाप भी उसको रोक नहीं सकता। लेकिन वहाँ पर ये लिमिट कितनी थी, सारी ज़िंदगी। अब फ़र्क सिर्फ कोई एक आध फ़र्क हम बता दें, लेकिन इतना भी लिख दें ना पेपर के लिए कि जनाब क्या है कि वो उसके हवाले से इनहेरिटेंस और गार्डियनशिप के हवाले से। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखने, पेपर हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में देने हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में देने मैक्सिमम लोगों ने, किसी भी यूनिवर्सिटी में। पाकिस्तान का जो असूल है ना नंबर देने का, वो ये है 1, 2 और 3, इस तरह नंबर मिलते हैं। ये बात क्लियर कर लें, इसमें कोई सोचने समझने की बात है ही नहीं, इसमें दूसरी बात कोई नहीं है। जितने भी आप चले जाएं नंबर आपको इस हवाले से मिल रहे हैं। तो जब तक आप रिक्वायर्ड लेंथ क्वेश्चन की पूरी नहीं करेंगे, और रिक्वायर्ड लेंथ कितनी है, 8 से 10 सफ़े, 48 पेज की शीट मिलती है आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में। और 48 पेज का मतलब है कि हर सवाल आपका कितना होना चाहिए, 9 से 10 पेज। 48 पेज पूरे 3 घंटे में लिखने की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर कोई चाहता है कि वो 60% से ऊपर जाए, अच्छे नंबर ले, तो ये कंडीशन है, इसमें कोई नहीं है कि जी थोड़ा लिख के मैं अच्छा लिखूं। थोड़ा अच्छा भी लिखा होगा तो इतने नंबर नहीं मिलेंगे जितना जब तक आप उसकी प्रॉपर लेंथ को सही तरीके से पूरा ना करें। तो लिहाजा इतना मटेरियल आपने भी, जो कल से भी आपका टेस्ट है, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 35 मिनट्स टाइम जो आपका है उसमें आप कितने पेज लिख सकें, 9 से 10 पेज, और लिखे जाते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो लिखे जाएंगे। अच्छा जी आगे चलें जी, टेबल 6 की तरफ चलते हैं। टेबल 6 था एक्विजिशन एंड पोजेशन के हवाले से। टेबल 6 है एक्विजिशन एंड पोजेशन के हवाले से। क्या बातें हैं जिसमें एक्विजिशन और पोजेशन, आज हमारे पास कानून मौजूद है कि किस तरह कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा, किस तरह कोई पोजेशन हासिल करेगा। हमारे पास पूरा कानून मौजूद है कि अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करे तो आप किस तरह मुकदमा करेंगे, कैसे मुकदमा करने के बाद आप ये प्रॉपर्टी को हासिल करेंगे, ओनरशिप किस तरह हासिल करते हैं, चीज़ को ख़रीद कर हासिल कर लेते हैं। बाप मर जाता है तो वरासत में आपको ओनरशिप मिल जाती है। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके वहाँ पर किस जगह पे लिखे हुए थे, टेबल 6 में। टेबल 6 क्या कहता है जनाब, फॉर अ सेल ऑफ अ लैंड और फॉर्मल एग्रीमेंट वाज रिक्वायर्ड। क्या आज भी ऐसा है या नहीं है, लैंड सेल करने के लिए कोई एग्रीमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए ही चाहिए। द एग्रीमेंट कुड बी वर्बल, क्या आज ऐसा है, अभी भी कानून में लिखा हुआ, सेक्शन 9 है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, आप वर्बल एग्रीमेंट कर सकते हैं। वंस मेड इट वाज लीगली बाइंडिंग if a patron ordered his slave set free in his will or agreed to free him on a condition which the slave fulfills, or if the slave paid his purchase price to the owner, then the slave was to be set free। तब उसने एक असूल लिख दिया कि अगर कोई भी आपका ग़ुलाम, जिसके साथ आप वादा कर लेते कि अगर तुम ये काम करो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, तो फिर उसके बाद वो आज़ाद किया जाना ज़रूरी था। मतलब वही सेम चीज़ें जो आज भी असूल चल रहे हैं कि अगर हम कोई भी सेल करेंगे तो किस में करेंगे, रिटर्न फॉर्म में करेंगे। वहाँ पर भी क्या था, आप सेल डीड करेंगे तो किस फॉर्म में करेंगे, रिटर्न।
वर्बल एग्रीमेंट्स को भी आप कर सकते हैं, लेकिन हर पैराग्राफ के साथ क्या है कि टेबल 6 इसके साथ डील करता है, टेबल 7 इसके साथ। टेबल 7 किसके साथ डील करता है जनाब? हमारा टेबल 7 है लैंड राइट्स के हवाले से, कि जो आपके लैंड राइट्स हैं, आजकल हमारे पास कौन सा कानून है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, जो बताता है कि हमारे ज़मीनों में हकूक़ किस तरह के होंगे। वहाँ पे टेबल 7 में इसने डील किया। और टेबल 7 ने कैसे डील किया जनाब? इसका टेबल 7 ने डील किया, अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 फीट वाज टू बी लेफ्ट बिटवीन 2 बिल्डिंग्स। काश हमारे मुल्क में भी ऐसे कानून होते, वो उस वक्त ऐसे कानून बनाते थे। अब जो लोग लाहौर शहर के अंदर अंदर रहते हैं, जिनको कंक्रीट सिटी का मैं नाम देता हूँ, साथ वाले घर में कोई सीढ़ियों पे जा रहा हो तो आपके घर में क्या आती है? धक धक की आवाज़। और अगर कोई सुबह सुबह मोटर चला दे साथ वाला बंदा, तो पूरे गली के जो लाइन है वो क्या होती है? वाइब्रेट होती है कि नहीं होती? और अगर कोई एक कील किसी एक घर में लगाया जाए तो उस पूरी लाइन के तमाम दीवारों में धक धक धक, पता नहीं कौन कील लगा रहा है, बंदा परेशान होकर देखता है। वहाँ पर क्या था कि अगर आपने ये उस वक्त के लोग हैं जो मैं कहता हूँ कि हमसे ज़्यादा महज़ब थे, हम तो आजकल इस तरतीब से चलते ही नहीं हैं, कि वो कह रहे हैं कि जी 2 घरों के दरमियान 2.5 फुट का फासला होगा ताकि वहाँ पे हवा भी गुजरे और इस तरह के मामलात ना हों। तो जो आज हमारे कवानीन हैं ये वहाँ पर किधर लिखे हुए हैं? सारे के सारे 12 टेबल्स में लिखे हुए हैं। और कि सोसाइटीज़ एंड एसोसिएशन कुड फॉर्म इंटरनल रूल्स। आज ऐसा है या नहीं है? सोसाइटीज़ के अपने रूल्स हैं या नहीं है? DHA का अपना रूल है कि नहीं है? तो ये सारी बातें कहाँ से आ रही हैं? ये सारी की सारी रोमन लॉज से आ रही है। इसलिए हम कहते हैं कि जनाब ये बड़ा इन्फ्लुएंशिंग लॉ था जिसका आज के ज़माने पर भी अमल दखल हमें नज़र आता है। नेक्स्ट इसमें जो हमारा है टॉट्स एंड डिलिक्ट्स, टेबल 8। टॉट्स एंड डिलिक्ट्स। जैसे भी क्लास में कोई 1-2 वाहियात लोग बैठे होंगे जो देखने में बड़े समझदार लगते हैं, लेकिन क्या है असल में? क्या है वो? देखो ढीठ, बेशर्म, बेहया, वाहियात किस्म के कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये क्या है? मैंने क्या किया अभी? मैंने एक बाइज़्ज़त शख्स, उसकी इज़्ज़त नफ्स को क्या कर दिया है? मजरूह कर दिया है। ये जो मैंने काम किया इसको कानून में क्या कहते हैं? ये टॉट है। टॉट क्या होता है? किसी की इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाना, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, मुख्तलिफ़ किस्म की, आगे चल के पूरी डिटेल में हमारा एक सब्जेक्ट आएगा। इसको वैसे कहते हैं सिविल रॉन्ग। क्या कहते हैं? सिविल रॉन्ग। किसी की घंटी बजाकर रोज़ाना भाग जाना, किसी के घर के बाहर कूड़ा करकट रख देना, या अपने घर के अंदर कोई जानवर भी कुर्बानी में इस तरह करके गली में बांधना कि पूरी गली उसकी स्मेल से क्या हो जाए? बेजार हो जाए। ये सारे के सारे जो इस किस्म के गलत काम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? टॉट्स कहलाते हैं। इनको हम कहते हैं वैसे सिविल रॉन्ग्स। क्या कहते हैं? सिविल रॉन्ग्स। ये आज के हमारे मुल्क में इसको हम जुर्म समझते हैं कि नहीं समझते? गलत काम समझते हैं कि नहीं समझते? कानून मौजूद है, हम इसको गलत काम समझते हैं, इसलिए तो हमने कहा कि ये सिविल रॉन्ग है इसके बदले। तो वहाँ पर ये बाकायदा टेबल 8 में क्या था? इसके बारे में प्रोविजंस थी कि किस तरह करके सारा कुछ होगा। इफ़ एन एनिमल कॉज्ड डैमेज देन हिज ओनर वाज टू पे द कॉस्ट। क्या आज ऐसा नहीं है कि अगर आपका कोई जानवर किसी पड़ोसी के फसल खेत में घुस जाए और उसको नुकसान करे तो फिर किसको पैसे देने पड़ते हैं? जानवर को या आपको? आपको देने पड़ते हैं। तो ये सारा कुछ कहाँ पे है? वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें ऐसे ही क्या थी? मौजूद। जब आप ये कानून पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि वो, हाँ थोड़ा सा जो चेंज वाला कानून था वो कौन सा था? ये वाला, कि बाप के पास इख्तियार था कि वो अपने औलाद की लाइफ और डेथ दोनों पे उसको क्या था? हक था। लेकिन अब वो हक फ़िलहाल जो हमारे मौजूदा कानून है इसमें ऐसा हक नहीं है। टेबल 9 जनाब कहाँ पर चले जाता है? टेबल 9 हमें ये बताता है कि आपके पब्लिक लॉ कैसे थे। टेबल 9 डील करता है पब्लिक लॉ के साथ। मैं एक बार लिख देता हूँ सारे के सारे, फिर आपको शॉर्ट बता देता हूँ। 11 और 12 टेबल थे। टेबल 10 डील करता है जी सेक्रेड लॉ के साथ, सेक्रेड लॉ के साथ। और ये इसके 2 सप्लीमेंट थे, सप्लीमेंट 1 और ये था जनाब इसका सप्लीमेंट 2 था। पब्लिक लॉ, जैसे आजकल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, तो तब कौन से लॉ थे? पब्लिक लॉ। पब्लिक लॉ में क्या था? पब्लिक लॉ में बेसिकली तमाम ऐसी चीज़ें जो पेनल्टीज वगैरह होती थी वो किस में डील की जाती थी? पब्लिक लॉ। अगर कोई किसी को नुकसान करता था या कोई और ऐसा काम होता था तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर डील होती थी? आपके पब्लिक लॉ के हवाले से डील करती थी। हमारा 9 टेबल क्या कहता है? नो लॉज आर जजमेंट वर टू बी मेड इन फेवर ऑफ इंडिविजुअल्स टू द डिटर्मिनेट ऑफ अदर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रैंक एंड स्टेटस अगेंस्ट द लॉज ऑफ रोम। फर्दर एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। ये जो आज हम प्रिंसिपल देते हैं कि एवरीवन क्या है? एवरीवन इज
इक्वल बिफोर लॉ, ये कहाँ पर लिखा हुआ था? रोमन लॉ के टेबल नंबर 9 में, कि जो भी फैसला किया जाएगा ये नहीं देखा जाएगा कि कोई बंदा अमीर है या गरीब है, सब लोगों के लिए जो फैसले किए जाएंगे वो क्या किए जाएंगे? एक जैसी और बराबरी की बुनियाद पर किए जाएंगे। आजकल आपने एक लफ्ज़ सुना ट्रीज़न का, हाई ट्रीज़न, मुशर्रफ के ऊपर मुकदमा चला था गद्दारी का। अभी ये जो पिछले दिनों जब ये आइन के मसले बने तो जी हाई ट्रीज़न लगा दो, सुना या नहीं सुना? वहाँ पर यह लफ्ज़ इसी तरह मौजूद था कि अगर कोई शख्स गद्दारी करेगा तो उसके ख़िलाफ़ क्या होंगे? मामलात अलग होंगे। ट्रीज़न, स्टीयरिंग अप एन एनिमी और डिलीवरिंग अ रोमन टू एन एनिमी वाज सब्जेक्ट टू द डेथ पेनल्टी। आज भी ट्रीज़न की सज़ा क्या है? मुल्क के साथ गद्दारी की सज़ा डेथ, और तब भी मुल्क के साथ गद्दारी की सज़ा क्या थी? डेथ। टेबल 10 क्या था जनाब? टेबल 10 डील करता था किसके साथ? सेक्रेट, जैसे हमारा इस्लामिक लॉ है, वहाँ पर उनकी जो मजहबी बातें थी वो सारी किस में थी? टेबल 10। मुकद्दस जो कवानीन थे, क्या मुकद्दस कानून थे जी? नो बरियल्स और क्रिमेशंस वर अलाउड विद इन द सिटी वॉल्स, कि जो शहर था उसके अंदर किसी किस्म का कोई भी मुर्दा नहीं दफनाया जाएगा, ये सब शहर के बाहर। क्या आप अपने घर में जब चाहे किसी मुर्दे को दफना लें, या हमें कब्रिस्तान में जाके दफनाना है? कब्रिस्तान इस मकसद के लिए बनाया गया, वहाँ पर जाकर दफनाना है, तो ये चीज़ वहाँ पर मौजूद थी। देयर आर सेवरल रूल्स ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट ओवर जीलस मॉर्निंग टू ओवर फ्लाई फ्लेम्बेंट्स फ्यूनरल्स। आजकल क्या है, जब अक्सर आप देहातों में देखो कोई मर जाए तो क्या होता है? रोना धोना, ये वो। अब ये हर जगह की ट्रेडिशन है। किसी जगह पे आपने ये भी देखा होगा कि जब कोई मर जाता है तो उसको वो क्या करते हैं? बैंड बाजे के साथ जाकर दफना के आते हैं जनाब, ये आगे वाले साइड पे। तो वहाँ पर भी क्या था कि ऐसे रोना धोना और बैन और इन चीज़ों के ऊपर क्या लगाई हुई थी उन्होंने? पाबंदी लगाई हुई थी। तो सिंपल ये सारी बातें कहाँ पर लिखी हुई हैं? सेक्रेट। तो हर टेबल में क्या है? उनका कानून है। उसके बाद टेबल 11 और 12 ये सप्लीमेंट्स हैं। सप्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है? जैसे फूड सप्लीमेंट सुने हैं ना, अगर हमारी ग़िज़ाइयत पूरी ना हो तो हम किससे पूरी करते हैं? फूड सप्लीमेंट। ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का तो आपने सुना है, जब आप एनुअल में पास ना हो तो आप किस में चले जाते हैं? कोई इजाफी चीज़ कहाँ पर पूरी की जाती है? सप्लीमेंट। तो जब हम कहते हैं ना सप्लीमेंट 1 और 2, तो वो बातें जो यहाँ पे रह गई नहीं बताई वो उन्होंने कहाँ पर लिखी थी? सप्लीमेंट 1 और सप्लीमेंट 2 में। सबसे पहली बात क्या है जी? मैरिज बिटवीन द पार्टीजियन एंड द प्लेबियन वर फॉरबिडन। अब वहाँ पर क्या है? दो उनके कैटेगरीज़ थी। जो वहाँ के रोमन लोग थे वो 2 तबकाती ग्रोहों में तकसीम थे, और वो 2 तबकाती ग्रोह जो हैं वो आपस में मैरिज नहीं कर सकते। या अगर हम इसको हायर लेवल पे जाके पढ़ते हैं ना, तो फिर हम ये सवाल और जवाब कहाँ पे करते हैं कि जब कोई बंदा इस्लाम के ऊपर आके बात करता है, जी आपका रोमन लॉ तो सारे इस्लामिक लॉ तो रोमन लॉ से निकला है, तो हम कहते हैं जनाब ठहर जो पहले रोमन लॉ पढ़ लो तो फिर आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे हमने क्या कहा? एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। और फिर सप्लीमेंट 1 क्या कह रहा है कि जो उनके 2 गिरोह हैं वो आपस में शादी, तो फिर इक्वल कहाँ से हो गए? अगर इक्वल बिफोर लॉ होंगे तो फिर तो ऐसा कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। तो फिर जब हम उनको, और इस्लाम की इजाज़त देता है, इस्लाम ने तो मना कर दिया था कोई भी अपनी बेटी को क्या नहीं करेगा? दफना नहीं सकता। वहाँ पर तो ये वाला काम था। इस्लाम ने आकर एक बालिग बच्ची को इख्तियार दिया कि नहीं दिया अपनी मर्ज़ी से शादी करे? यहाँ पर तो ये चीज़ें थी ही नहीं। तो फिर हम ये चीज़ें वो, लेकिन आपके लेवल पर ये नहीं आनी। आपने सिर्फ ये समझना कि 12 टेबल क्या क्या कहते हैं। और इसी तरह 12 में जो और कोई कवानीन थे वो सारे के सारे यहाँ पर लिखे गए थे। कोई वहाँ पर जो कुर्बानियाँ शुरबानियाँ करनी, और ये तो इन शॉर्ट ये 12 टेबल क्या हैं? ये 12 टेबल बेसिकली जो रोमन लॉ के हवाले से पूरी डिटेल्स हैं वो इन 12 टेबल्स में मौजूद हैं। इसमें रोमन लॉ के बारे में लिखा गया कि वो कैसा था, किस तरह वर्किंग में आता था। ये कब की बात है? 450 बिफोर क्रिस्ट की बात है, कि जब रोमन एम्पायर अपने उरूज पर थी। तो कवानीन तो उनके उससे पहले के थे, बट यहाँ पर आकर उन्होंने इसको इंस्क्राइब किया, लिखा 12 टेबल्स की सूरत में, जो आज भी मौजूद है। और इसको कहा जाता है कि जो हमारा मोस्ट ऑफ द मॉडर्न लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड है वो कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है? वो 12 टेबल से इन्फ्लुएंस्ड है।